नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज जो आपकी क्लास है वो कंटिन्यू रखते हुए 7th क्लास की हम चैप्टर वाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और 7th क्लास की चैप्टर 3 नहीं है ये, क्लास 3 है क्योंकि जो बिल्कुल छोटे-छोटे चैप्टर हैं उनको मैंने एक साथ कर लिया था। मैंने और आप दोनों ने एक साथ कर लिए हैं, तो ये आपके लिए आज की क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू क्लास हो रही है आपकी। हो सकता है कुछ क्लास जिसमें मतलब थोड़ा मैटर ज़्यादा हो, वो थोड़ी लंबी हो जाए और जिसमें मैटर एकदम लिमिटेशन में हो, वो क्लास क्या होती है थोड़ी-सी छोटी होती है। वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये आपके हर एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि साइंस तो आपको पता ही है पूछा ही जाता है, हर बार। और जैसे ही आपकी ये 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इसके जो जितने भी सारे एमसीक्यू है, वो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है? तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और जो साथी आज पहली बार या नए जुड़े हैं उन ये कहूँगा कि वो पहले की जो क्लासें हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं क्योंकि 6 क्लास पूरी हुई थी, उसके बाद एमसीक्यू करवा दिए थे, उसके बाद अपनी 7th क्लास चल गई है। तो इसमें देखते हैं आज क्या होता है कि कौन-सा चैप्टर है अपना ऊष्मा, ठीक है? तो ऊष्मा चैप्टर से पहले 2-3 बातें, ठीक है? ऊष्मा का अर्थ याद रखना कि तापमान कुछ लोग ऊष्मा देखिए ऊष्मा का अर्थ होता है सामान्यतः गर्म होता है पर ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जो तापमान है, तापमान का अर्थ यही समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है हाई होता है यानी बढ़ी हुई चीज़ें। पर याद रखना कि तापमान क्या होता है कि या तो कोई वस्तु ठंडी है या कोई वस्तु क्या है गर्म है। इन दोनों की माप जो बताता है ना वो तापमान होता है। ठीक है? उसमें एक अलग प्रकार की राशि है, टेम्परेचर और ऊष्मा में बहुत सारा फ़र्क होता है। ऊष्मा सिर्फ़ है वर्दी को दर्शाती है, ऊष्मा क्या है, जो तापमान होता है उसकी सिर्फ़ वर्दी को दर्शाती है, जबकि तापमान है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। अब जैसे राजस्थान में यहाँ पे 50 डिग्री हो जाता है और लेह-लद्दाख में माइनस में चला जाता है। तो ये बेसिक सी बात है, क्योंकि कई बार कॉमन सेंस हमें पता नहीं होता, कोई आपसे ये पूछ ले कि तापमान का अर्थ क्या होता है? तो आप तापमान ये बोलोगे भई कोई चीज़ का गर्म होना भी नहीं है, कोई चीज़ का ठंडा होना भी तापमान होता है। तो उसमें क्या है, ध्यान देखिए कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है, इसका पता हम वस्तु को स्पर्श करके लगाते हैं। कोई वस्तु है उसको छूते हैं, देखते हैं, भई ये ठंडी है या गर्म है, ठीक है? और हमेशा ही 2 वस्तुओं की तुलना होती है ना, तभी हमें पता चलता है। ये भी ध्यान रखें कि 2 वस्तुओं की हमेशा तुलना होती है, तभी हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ठीक है? किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है तथा ताप मापने के लिए सामान्यतः तापमापी या थर्मामीटर का क्या है प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का क्या है प्रयोग किया जाता है। और याद रखें कि जो मानव तापमापी होते हैं ना, सामान्य जो गांव वाले लोकल डॉक्टर रखते हैं, उसमें जो तापमापी होती है उसके अंदर हम फारेनहाइट में मापते हैं। उसमें जो तापमान है वो फारेनहाइट में मापते हैं, तभी तो बोलते हैं कि 102 बुखार हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है? तो 102 ये 3 हो गया, ये डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको पता है 100 डिग्री पे जल उबलने लग जाता है, मतलब वाष्प बनने लग जाती है, तो आदमी तो अपने आप उबल जाता, ठीक है? तो आपको बेसिक सा थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जो सामान्य तापमापी होती है ना लोकल डॉक्टरों के पास, उसमें फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। कई बार ये पूछ भी लेते हैं कि कहाँ से, ठीक है? हम अपने और ये क्वेश्चन रीट के अंदर आया था अभी। रीट एक बड़ा एग्ज़ाम है और फेमस एग्ज़ाम है राजस्थान का, आपको पता ही है। हम अपने शरीर का तापमान मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। यह एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसका परिसर आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? यहाँ ये मिलेगा आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक। ठीक है, ध्यान रखना है 35 डिग्री से 42 डिग्री पर। इसमें जो ये होता है ना, इसके अंदर फार दूसरी साइड होती है, मतलब इस प्रकार की ये नली होती है, ठीक है। एक साइड आपका फारेनहाइट दिया होगा, एक साइड आपका तो सेल्सियस दिया हुआ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये परिसर पूछ लेते हैं बहुत बार भी। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका परिसर क्या होता है? परिसर क्या होता है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। परिसर, मान लीजिए ये इसका ए बिंदु है और ये इसका बी बिंदु है। ये यहाँ से चला मान लो 1 से लेकर डैश 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 यहाँ 100 तक। तो इनका जो ये पॉइंट होते हैं ना, ये अंतर होता है 100 का, ठीक है? ये इसका परिसर होता है। मतलब उच्चतम मान से निम्नतम मान को घटा देना। अब इसका परिसर कितना हो गया 90, मतलब 1 से शुरू है तो तब तो इसका कितना हो गया आपका 99 हो गया। और ये 0 से शुरू होता है, आपको पता ही है 0 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा, तो इसका परिसर कितना हो गया 100, ठीक है? अब यहाँ वो डिपेंड करता है भी पैमाना कौन सा दिया है, फारेनहाइट दिया है या आपका
मतलब डिग्री सेल्सियस दिया या रूमर पैमाना दिया, क्योंकि तापमान के भी अलग अलग होते हैं पैमाने, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ अगली लाइन है वो बोल रहा है कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक होता है जो प्रयोगशाला तापमापी होते हैं ना, जिनका हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लैब के अंदर हो गया, ठीक है, या सामान्य आप प्रयोग कर रहे हो, स्कूल के अंदर भी ये काम आती है प्रयोगशाला तापमापी है, जो लैब होती है स्कूल के अंदर। जैसे मतलब बायो की लैब हो गई आपकी, फिजिक्स की हो गई, इन सब के अंदर ये आपको डॉक्टरी थर्मामीटर है, सॉरी डॉक्टरी नहीं, ये प्रयोगशाला तापमापी है, वो मिल जाएगी। क्योंकि जो भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ओम का नियम है, ओम का नियम प्रयोग किया जाता है तो उसका भौतिक तापमान क्या है, लगभग आपका 24 से 28 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए। तो वहाँ पे चेक भी किया जाता है कि ओम का नियम यहाँ पे प्रभावी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ओम के नियम को प्रभाविता देखने के लिए हमें क्या है कि ये प्रयोगशाला तापमापी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और इसका उपयोग अन्य वस्तुओं का ताप मापने में भी किया जाता है, ठीक है। अब जैसे प्रयोगशाला नाम ही आ गया, तो ये मत सोच लेना कि प्रयोगशाला होती है वो एक कमरे तक ही सीमित रहती है। प्रयोगशाला तापमापी का मतलब ये हो गया भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है, उसका कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रयोग शब्द ही आ गया, कहीं आप प्रयोगशाला तापमापी दिमाग में आपके ये बैठ जाए भी हाँ ये तो एक कमरे तक ही सीमित है, तो ये कमरे तक सीमित नहीं होती है, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर सामान्यतः 37 डिग्री होता है वास्तव में, ठीक है। सामान्य ताप पर व्यक्तियों के विशाल समूह को शरीर का औसत ताप है। अब देखिए ये 37 डिग्री होता है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः मानव जो शरीर है उसका तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट आपको पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक व्यक्ति के लिए फिक्स नहीं, ये क्या है, एक व्यक्ति के लिए फिक्स नहीं होता है, ये बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक साथ औसत निकाला जाता है। मतलब एक समूह में मान के चलिए आप कम से कम 100 लोगों का, क्योंकि आपको पता है सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। जैसे अब सर्दी है, आपने देखा होगा बाहर मार्केट में इधर-उधर आप जाते हो, तो कुछ लोग तो क्या है कि अभी भी टी-शर्ट के अंदर बाइक के ऊपर घूम रहे हैं, और कुछ मेरे जैसे हैं बेचारे, जिन्होंने मतलब जैकेट पहन रखा है, कैप लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है, फिर भी उनको सर्दी लगती है। तो क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अलग-अलग होता है। कई बार ये टेम्परेचर है वो बीमारी के कारण उतार-चढ़ाव में भी आ जाता है। जैसे आपको बुखार रहता है, तो टेम्परेचर आपका हाई रहेगा। टेम्परेचर तो क्या है आपका हाई रहेगा, पर वास्तव में आपको क्या है, सर्दी फ़ील होगी। ठीक है? वास्तव में क्या है, आपको सर्दी फ़ील होगी। इसी प्रकार अगर आपको मान लो ब्लड प्रेशर यानी बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसमें दोनों ही कंडीशन हो सकती है। आपका टेम्परेचर क्या है, नेगेटिव मतलब नीचे भी जा सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। क्योंकि बीपी होती है उसके दोनों कंडीशन होते हैं। किसी की बीपी हाई हो जाती है, किसी की बीपी क्या है लो हो जाती है। तो उसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मतलब क्या बोलते हैं, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों से चलती है, और 3 प्रक्रम क्या है? ये कह रहा है 3 प्रक्रम। 3 प्रक्रमों के नाम है, पहला है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण, ठीक है? अब इनमें से क्वेश्चन आता है, विकिरण क्या होता है, संवहन क्या होता है, ठीक है? और चालन क्या होता है? किसमें किस-किस चीज़ की आवश्यकता होती है, या सब में ही आवश्यकता होती है, कोई दूसरी वस्तु की आवश्यकता कई बार नहीं होती है, कई बार होती है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चालन की। ठीक है, चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में होता है, इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। इसको हम करेंगे, भी चर्चा करेंगे। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। ऊष्मा चालन पदार्थ को अपने होकर आसानी से प्रभावित करने देती है भी। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम चालन की। चालन की बात करते हैं, चालन में किस में होती है चालन, तो चालन होती है ना आपकी, ठीक है, वो आपकी होती है, ध्यान रखना, ठोस वस्तु में। अब मान लीजिए ठोस आपके पास है, ठोस कुछ, सभी ठोसों में ऊष्मा का चालन नहीं होता है,
कुछ क्या होते हैं ठोस होते हैं, वो ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं। जैसे लकड़ी होगी तो ऊष्मा के क्या हो गए, कुचालक हो गए। अब ठोस के अंदर कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास लोहे या किसी भी धातु की छड़ है, मतलब जो चालक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। अब इसके एक सिरे को मान लीजिए यहाँ पे हमने मोमबत्ती लगा दी और यहाँ पे गर्म करना शुरू कर दिया। तब यहाँ पे मान लीजिए इसका मान लो 90 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, तो ये धीरे-धीरे यहाँ पे इसको 80 मिलेगा, यहाँ पे आते हुए यहाँ पे इसको 30 मिलेगा, मतलब इसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। पर इसमें एक खासियत होती है, इसमें क्या है, उसमें सीधे के सीधे स्थानांतरित होती है। उसमें क्या है, सीधे के सीधे स्थानांतरित होती है। यानी इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ से गर्म करेंगे तो इसके जो अणु हैं, कण हैं, ठीक है, वो दूसरे कण को सीधे दे देते हैं। अपनी जो ऊर्जा है वो दूसरे कण में सीधा स्थानांतरित कर देते हैं, यानी इसमें कण गति नहीं करते। दिमाग में बिठा लेना, इसके अंदर क्या है, चालन में क्या है, कण गति नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कण गति का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर गर्म कर रहे हैं तो वो यहीं से गर्म होगा, इस साइड से धीरे धीरे गर्म होगा। ये कणों के पास जितनी ज्यादा होगी फिर इस साइड जाएगी, ठीक है। ये होता है सिर्फ चालन, होता है वो सिर्फ किस में होता है, ठोसों में होता है। चालन किस में होता है, सिर्फ ठोसों में होता है। अब अगर हम दूसरी की बात करें, ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी ये होती है सेवन, ठीक है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, सेवन। सेवन के अंदर क्या होता है, सेवन होता है, हमेशा ही ध्यान रखिए, ये किसके अंदर होता है, ये द्रव के अंदर होता है। अब मान लीजिए एक आपके पास पात्र है, उसमें आपने पानी डाला हुआ है और नीचे आपने आग जलाई हुई है, ठीक है, ये मान लीजिए आग जल रही है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, याद रखना आपको, हमेशा ही ध्यान रखना, इसमें कणों का स्थानांतरण होता है। कणों का क्या होता है, इसमें स्थानांतरण होता है, यानी कण गति करते हैं, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं ना उसके कण गति करते हैं, मतलब यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ तली के अंदर पहले कण होते हैं ना, वो गर्म होते ही क्या है, अपना स्थान छोड़ के भाग जाएंगे और यहाँ पे ठंडे आ जाएंगे। फिर ये प्रक्रिया क्या है, बार बार चलती रहती है और ये बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई उबलना। क्या बोलते हैं इसको, सामान्य भाषा में उबलना बोलते हैं। तो ये छोटी सी लाइन है और यहाँ से डायरेक्ट पीछे रीड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे कि चालन क्या है, ठीक है, चालन में क्या होता है। तो चालन के अंदर क्या होता है कि ठोस वस्तु होती है और संयवन होती है, उसके अंदर क्या होती है, द्रव वस्तु होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर यही होता है कि चालन के अंदर जो कण होते हैं उनका स्थानांतरण नहीं होता है, कण ऊष्मा अपने आप जो उनके पास फालतू होती है तो अगले कणों को दे देते हैं। और जो संयवन होता है उसके अंदर क्या है, कण है अपनी ऊष्मा लेके चले जाते हैं, खुद क्या है गति करने लग जाते हैं, मतलब पानी उबलने लगता है ना, इस प्रकार। तो ये उबलना आपको पता ही है, उबलना जो प्रक्रिया है वो किस में होती है, वो द्रव जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर होती है। तो सहवन है वो किसके अंदर होगा, द्रव पदार्थों के अंदर होगा। सेवन की प्रक्रिया है वो किसके अंदर होगी, द्रव पदार्थों के अंदर होगी। इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखें इस बात का। और इसके बाद अगर बात करें उष्मा चालक पदार्थ, हाँ सॉरी, एक और बच गया, आपका बच गया भी विकिरण। विकिरण में क्या है कि कोई भी वस्तु है उसको टच नहीं किया जाता है, दूर से ही उसके अंदर क्या है उष्मा आ जाती है। और विकिरण से हम ठोस पदार्थों को भी गर्म कर सकते हैं, ठीक है, द्रव पदार्थों को भी गर्म कर सकते हैं, मतलब पदार्थ किसी भी अवस्था में हो, सब विकिरण द्वारा सारे के सारे, जैसे सूर्य का विकिरण आता है तो हम चाहिए पानी है बाहर रखा हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा, लोहा रखा हुआ है तो वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है विकिरण के लिए क्या है, आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और दो दो बाकी है जैसे चालन और संयवन है, इनके लिए क्या है, आपको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊष्मा, आगे ध्यान दीजिए कि ऊष्मा चालक पदार्थ ऊष्मा को अपने में से होकर आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। जो ऊष्मा का चालन करते हैं वो क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, और स्थानांतरण क्या है, आपके अपने के अंदर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गहरे रंग की अपेक्षा, गहरे रंग की अपेक्षा अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। गहरे रंग, तो गहरे रंग होते हैं जैसे गूढ़ा काला हो गया, और ये क्या है, ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो इसका भी कारण है, आपको बाद में इसी में बताऊं मैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, जबकि हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं, ठीक है।
तो देखिए भई, अब यहाँ पे लाइन ये आ गई है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सूती वस्त्र पहने जाते हैं। वहाँ पे मतलब ईवीएस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भई सूती वस्त्र कब पहने जाते हैं? कि सर्दियों में पहने जाते हैं या गर्मियों में पहने जाते हैं और इनका कारण क्या है? ठीक है, कृष्ण अब देखिए कि सर्दियों के अंदर जो अब जैकेट आते हैं, मतलब आपको 50% जैकेट है, ठीक है? वो डार्क कलर के मिलेंगे। हो सकता है वो ज़्यादातर 50% आपको डार्क कलर के मिलेंगे और उनमें से ब्लैक रंग के आपको पता है अधिकतर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके मतलब ब्लैक रंग का जैकेट न हो। कारण उसके 2 लॉजिक है, एक तो क्या ब्लैक रंग ऐसे सूट करता है और दूसरा क्या है, इसका साइंटिफिक कारण है कि जो ब्लैक रंग होता है वो जो उसके ऊपर जो धूप पड़ती है उसको अवशोषित कर लेता है। अगर उसको अवशोषित कर लेगा तो व्यक्ति को क्या है, गर्मी महसूस होगी। अगर ठंडे रंग हल्के रंग का होता है, वो क्या है, परावर्तित कर देता है। तो फिर सूर्य की किरणें होती है, उनको क्या है, परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने के बाद क्या होता है कि जो आपकी बोलें भी प्रकाश की किरणें वो चली जाएगी, तो अवशोषित तो होगी नहीं, तो ऊष्मा उसमें के अंदर क्या है, उत्पन्न नहीं होती है। ये बेसिक सा है और इस कारण आपको ये भी पता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा मान लीजिए, ठीक है? उसके उसके ऊपर जो भी देश मतलब जो जहाँ से भूमध्य रेखा अधिकतर जगह से गुजरती है या जो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या है, अधिकतर लोग क्या होते हैं, उनकी जो त्वचा का रंग होता है वो काला होता है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल आप मतलब इंडिया में भी ले सकते हैं। अब जैसे अब एक तो साउथ के लोग हो गए और एक जम्मू कश्मीर के लोग हो गए। तो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो अपेक्षाकृत दक्षिणी भारत से क्या है, अधिक गोरे होते हैं। इसी पर अब कई लोगों के ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि सर अफ्रीका के अंदर गोरे भी हैं और काले भी हैं। देखिए अफ्रीका क्या है, अफ्रीका में जो काले रंग के लोग हैं, ठीक है, निग्रो प्रजाति इस प्रकार के, वो तो क्या है वहाँ के वो मूल निवासी थे। फिर उसके बाद जैसे इंग्लैंड वाले, ठीक है, इंग्लैंड वाले वहाँ पे आए, उन्होंने अपना राजतंत्र शुरू किया। आपको भी पता है भी सबसे ज़्यादा जो लूट-मार है वो इंग्लैंड जो अंग्रेज़ों ने करी है, ठीक है? ये भी एक सोचने वाली बात है और इसके साथ के साथ एक बहुत ही लॉजिकल बात है और इम्पोर्टेंट भी है इंडिया के लोगों के लिए कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, लंदन है, उसमें लंदन के लोगों से ज़्यादा भारत के लोगों की संपत्ति है। ठीक है? और आपने ये भी देखा होगा भी अभी जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, वो भी भारतीय है, ठीक है? भारतीय बना था, ऋषि सुनक बना था, आपको थोड़ा बहुत ज्ञात है तो। अब तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो ये तो वक़्त की मार होती है, किसी पे भी पड़ सकते हैं। आप देसी भाषा में बोलते हैं कि कद राजा रंक बन जाए, कद रंक राजा बन जाए, तो टाइम नहीं लगता। पर ये याद रखें कि जो सूर्य के सीध के अंदर आते हैं, वो काले होते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे जो अफ्रीका के अंदर कुछ गोरे लोग पाए जाते हैं, तो उनका कारण क्या है कि वो आनुवांशिकता है उनके अंदर, ठीक है? बाकी आपको भी पता है कि 1 महीने अब आपने गर्मियाँ में जेठ अषाढ़ गो तावड़ो पड़े बीघा मा 1 महीने बाहर काम करे तो रंग मोटा-मोटा ऊँ फुरजे, ठीक है? तो ये बेसिक सी बात है, आपको ये भी याद होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं, ये तो नहीं पूछते पर ये पूछ लेते हैं कि अधिकतर जो काले रंग के व्यक्ति है, वो किस रेखा के अंदर या किस रेखा के हिसाब से पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा की होती है, वहाँ पे क्या है ज़्यादातर लोग होते हैं, वो काले रंग के होते हैं, ठीक है? और ये आपको पता ही है कि गहरे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस के अंदर, ठीक है? कि गहरे रंग के वस्त्र किस मौसम में पहने जाते हैं? तो गहरे रंग के वस्त्र है, वो आपके सर्दियों के अंदर पहने जाते हैं और हल्के रंग के वस्त्र है, वो गर्मियों में पहने जाते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लॉजिकल भी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये थोड़ा-सा अलग है, इस चैप्टर से हट के अपने पर्सनली मत लेना कि देखिए किसी की डेथ हो जाती है भारत के अंदर तो वहाँ पे व्हाइट कपड़े ही पहने जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अंदर व्यक्ति के क्या है गुमसुम होता है, ठीक है? जो और लोग होते हैं मतलब तृतीय की बैठक मान लो, जो जानकार है वो जाते हैं तो ज़्यादातर व्हाइट रंग के कपड़े ज़्यादा पहन के जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है बाहर से क्या है गर्मी ना आए, बाहर की जो गर्मी है वो उसको प्रभावित न करे, इफेक्ट न डाले, इस प्रकार की ये एक कहानी होती है, ठीक है? तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, ये कंप्लीटली मैंने करवा दी है। आज के जो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं एक बार रिपीट और करवा देता हूँ आपको। उसमें देखिए इसमें क्या होता है 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो पूछ लेते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ठीक है? उसका प्रेशर कितना होता है? तो उसका याद रखना है आपको 60 डिग्री सेल्सियस प्रेशर बता रहा हूँ मैं और उसपे अंकित कहाँ से होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री, ठीक है? और जो डॉक्टरी थर्मा सॉरी ये है
जो अब घरेलू डॉक्टर होते हैं ना उनके लिए, और प्रयोगशाला में -10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन क्या आई थी कि ताप है, उष्मा है, सदैव उच्च ताप से न्यूनतम ताप की ओर प्रभावित होती है। उष्मा क्या है, अधिक से क्या है, गर्म की ओर जाएगी। जैसे पानी होता है, आपको पता है कि पानी, आपने देसी भाषा में बोलना तो हमेशा निवाण का चाले भी उष्मा है वो उच्च से किधर की ओर आती है, हमेशा ही निम्न की ओर आती है। और इस ये प्रक्रिया है वो 3 प्रक्रमों में होती है, एक चालन, एक सहवन और एक विकिरण। अब चालन क्या होता है, चालन सिर्फ ठोस वस्तुओं में होता है, ध्यान रखें। चालन की प्रक्रिया है वो आपकी ठोस वस्तुओं में होती है, और जो आपकी सहवन की वस्तु है प्रक्रिया वो द्रव में होती है। इसके अंदर क्या है, अणुओं का स्थानांतरण होता है, इसमें स्थानांतरण नहीं होता है। और इस विकिरण में क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रखने का ये है कि सूर्य से विकिरण आते हैं, ठीक है, तो सीधे के सीधे आते हैं, वो किसी पे सवार थोड़ी आके आते हैं, ठीक है, बस बेसिक सा है। और इसके बाद अगर बात करें, ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया भी, सेवन किस में उबलना क्या है, स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि गर्मियों के अंदर क्या है, हमेशा ही हल्के सूते रंग के, सफेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि वो उष्मा का अवशोषण नहीं करते। और सर्दियों के अंदर, ठीक है, जो वस्त्र पहने जाते हैं वो उष्मा का क्या है, अवशोषण करते हैं, वो गहरे रंग के होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके डार्क कलर के होते हैं। तो आपको हमेशा ही जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, सर्दियों के अंदर वो डार्क कलर के पहनना चाहिए। और जो सामान्य तापमान होता है व्यक्ति का, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो कितना होता है, 37 डिग्री। सामान्य का मतलब क्या है, ये 100 प्लस व्यक्तियों का औसत टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है, 100 या 100 से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनका क्या होता है, औसत टेम्परेचर होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और जैसे ही अपनी 7th क्लास पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम है इसके क्या है, एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और एनसीईआरटी याद रखना, ज़िंदगी में आपके हर मोड़ पे साथ देगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।